नमस्कार। न्यूज़ टाइम में 5 पीएम के संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो ब्रिक्स का कल आपको मैंने बताया था किस तरीके से ब्रिक्स का जो अ, अनाउंसमेंट हुआ उसमें बताया गया कि ब्रिक्स सम्मेलन में क्या-क्या चीज़ें रखी गईं और किन-किन चीज़ों पर जो है वो सभी जो देश थे उनका जो एक कॉमन मिनिमम जो एग्रीमेंट है वो बताया गया। अब मैं आपको इसके अंदर की भारत के समावेशी राजनीति में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या और देश हों, उनके साथ और ईरान से भी संबंधित जो हमारी जानकारी है, उसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान में चाबार पोर्ट पर हमने ठेका ले रखा है साउथ एशिया सी में। आपको पता है चाइना जो है वो अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव जमा के रखना चाहता है। दूसरी तरफ इज़राइल के साथ हाफा पोर्ट का काम भी हम कर रहे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होगा कि ये सारे जो ठेके हैं इज़राइल के साथ और ईरान के चाबार पोर्ट के साथ, ये भारत ने कंट्री टू कंट्री कहते हैं दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लिए गए और फिर इनको आगे अदानी को सौंप दिया गया। अदानी के पास हाफा पोर्ट का भी काम है और चाबार पोर्ट पे भी वो कार्यरत हैं। तो अब मामला ये आ रहा है कहीं चाइना के साथ जो हमने समझौते की पेशकश की है, क्या उसमें अदानी के बिज़नेस इंटरेस्ट तो शामिल नहीं है? क्या अदानी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ आयात जो है वो चाइना से बड़ी मात्रा में होता है। $100 बिलियन का आयात हम लोग करते हैं और मात्र $10 बिलियन का हम उनको निर्यात करते हैं। तो $90 बिलियन की हमारे पास हमारा ट्रेड डेफिसिट है, सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ है। तो क्या अदानी की वजह से इस तरीके से हम लोगों ने अपने जो एलएसी है उसको ताक पे रख के अदानी के बिजनेस इंटरेस्ट को सेव करने की कोशिश तो नहीं की है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी सुधीर सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं भोपाल से। बहुत-बहुत स्वागत है सुधीर सक्सेना जी आपका। कल से ये विवेचना हो रही है कि भारत ने चीन के साथ जो है वो बायलैटरल मीटिंग की है और एक समझौते पर वो आने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ अर्थव्यवस्था में जीडीपी में चीन की जीडीपी जो है वो करीब $18.5 ट्रिलियन की है और भारत की करीब 3.5 ट्रिलियन की है। एक्सपोर्ट में चाइना जो है वो 3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है, भारत का मात्र $78 बिलियन का एक्सपोर्ट है। डिफेंस बजट में चीन हमसे बहुत आगे है, $296 बिलियन का चीन का डिफेंस बजट है। भारत का जो डिफेंस बजट है वो मात्र 75 बिलियन का है। अगर इसको हम दूसरे देशों के साथ अपने जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी कूटनीति है या जो हमारी राजनीति है या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर चर्चा करें, तो भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ भी बैठक की है। वो उस समय हुई है जब भारत इज़राइल को ड्रोन, हथियार और बाकी चीज़ें भी दे रहा है, उनसे ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो डिफेंस का कारोबार हमारे इज़राइल के साथ है। आपने देखा रशिया में कज़ान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को मिले और उससे पहले वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को मिले, तो ज़ेलेंस्की ने उन पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप रशिया के से क्रूड खरीदते हैं, रशिया के साथ आपका बिज़नेस है, तो आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? यूक्रेन का सीधा-सीधा सवाल उनसे ये था। प्रधानमंत्री मोदी ने आपने देखा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने में रूस की मदद करने की बात की। जब वो यूक्रेन जाते हैं तो ज़ेलेंस्की की मदद की बात करते हैं या रूस की मदद बात करते हैं। इसमें एक और मैं चीज़ें जोड़ दूँ कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। सऊदी अरेबिया जो है वो इनवाइटी कंट्री था। बजाय उस ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में जाने के उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने ये चॉइस की कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ बैठक में बैठे। इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अगर ब्रिक्स में क्रूड ऑयल और ग्रेन एक्सचेंज पर रशिया लीड ले रहा है और एक डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया क्योंकि ओपेक कंट्री का पार्ट है, वो उसमें शामिल नहीं होगा। ईरान के परिवेश में हमारी जो मिडल ईस्ट की पॉलिसी है जिसमें सऊदी अरेबिया और बाकी अरब अमीरात देश आते हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिहाज से ये जो पॉलिसी चाबहार पोर्ट का भी मामला जो है साउथ एशियन चाइना सी में, इन तीनों परिवेश में आप क्या कहेंगे कि भारत की विदेश नीति अब किस मुहाने पे खड़ी है?
धन्यवाद आत्मजीत जी। आपने कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की बात कही और उसके गुण दोषों का की व्याख्या या उसकी विवेचना की, लेकिन यह सम्मेलन सही तौर पर जैसा प्रतीत होता है उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। उसके दीर्घकालिक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। मोटे तौर पर हम कहें तो भारत को इस कजान सम्मेलन से विशेष कुछ हासिल नहीं हुआ है। अलबत्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से हाथ मिलाए और दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। अगर हम इस उपलब्धि को छोड़ दें तो भारत ने अपने सामरिक, अपने आर्थिक हितों की कहीं ना कहीं बलि दी है। सबसे बड़ी नुकसान की या प्रतिकूल बात भारत के लिए ये है कि भारत ने भारत और चीन के रिश्तों में LOC की जगह LAC को मान्यता दे दी है। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत चीन में विवाद के पूर्व सन 1959 में जो स्थितियां थी उसके बजाय अब 2020 या 2019 या 2021 की जो स्थितियां हैं उसको मान्यता देकर कहीं ना कहीं भारतीय भूमि पर चीन के कब्जे, चीन के दावे और अधिग्रहित भूमि पर सड़क और अन्य सुविधाओं के निर्माण और विस्तार को कहीं ना कहीं आपने आंख मूंद कर या बिना प्रतिरोध के स्वीकार कर लिया है। कारोबार की बात करें तो जैसा कि आपने कहा, तेल का कारोबार पूरी दुनिया में बहुत मायने रखता है। ओपेक देशों का और अमेरिका के रिश्तों का एक बड़ा आधार डॉलर है और डॉलर को मजबूती तेल के कारोबार से आज नहीं, लगभग एक सदी से भी अधिक समय से लगातार मिलती आई है और वो उसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत पक्ष है। भारत चाहता तो तेल सौदों में युआन की बजाय रूबल, युआन और रुपया तीनों मुद्राओं के चलन पर जोर दे सकता था। बेहतर होता कि जहां जिसको सुविधा होती वहां पर युआन में या रूबल में या रुपयों में तेल सौदों का भुगतान किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाहिर है कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारतीय रुपया जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में लड़खड़ाया हुआ है उसके गिरने की या उसके कमजोर होने की गति में और अधिक तेजी आएगी। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर चीन और रूस ने कजान सम्मेलन के जरिए अपने अपने हित साध लिए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की आपने बात की, उनके क्राउन प्रिंस के सम्मेलन में भाग लेने का भी आपने उल्लेख किया। तो निश्चित है कि यूएई जो अमेरिका या अंकल सैम की गोद में बैठा हुआ देश है, उसकी नीति या उसका राजनय बहुत स्पष्ट है। वो सऊदी अरब अमेरिका के संबंधों की कीमत पे या उसकी बिना पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता है जो दीर्घकालिक या तात्कालिक रूप से उसके हितों के खिलाफ जाता हो। इसके विपरीत भारत ने LOC और LAC के मुद्दे पर या तेल व्यापार के मुद्दे पर या पिछले दरवाजे से देर सवेर पाकिस्तान के प्रवेश को लेकर जिस नीति का या जिस रुख का परिचय दिया है वो दीर्घकालिक दृष्टि से विशेष तौर पर भारत के अनुकूल नहीं है। अब आपने ये तय किया है कि भारत के विदेश मंत्री अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शीघ्र से शीघ्र मिलेंगे और तमाम चीजों पर विचार विमर्श करेंगे। तो दो विदेश मंत्रियों की मिलना ठीक है, महत्वपूर्ण बात है और मिलना भी चाहिए और संवाद के जरिए बहुत चीजें हल हो सकती हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपको चीन की विस्तारवादी नीतियों का जिस तरीके से विरोध करना था और अरुणाचल के बहुत बड़े इलाके पर चीन के दावों के प्रति विरोध दर्ज करना था और LAC के बजाय LOC पर जोर देना चाहिए था, वो तीनों ही में से कोई भी कदम आपने नहीं उठाया। मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से निर्गुट आंदोलन की सैद्धांतिक आधार पर नींव रखी थी और पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो इस ब्रिक्स देशों के बीच में भी फिर से पंचशील के सिद्धांतों को लागू करने या उसकी वचनबद्धता को दोहराने की जरूरत है। और इसमें मुख्य रूप से यह है कि
ब्रिक्स के जितने देश हैं वे एक दूसरे की सार्वभौमिकता, एक दूसरे की अखंडता और पारस्परिक शांति और सद्भाव की बहाली पर काम करें। अब मैं आता हूं ग्वादर पर। ग्वादर जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर भारतवर्ष में विचार नहीं किया जा रहा है, न उसकी चिंता की जा रही है। अब आप देखिए कि हथौड़े का आकार का ग्वादर जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है, लेकिन ये मूलतः जो है पाकिस्तान का अंग नहीं है। इसे पाकिस्तान ने बड़ी रकम देकर ओमान के सुल्तान से 1958 में खरीदा था, यानी अपने वजूद में आने के लगभग एक दशक के बाद। और उसको बंदरगाह में विकसित करने के लिए उसने अमेरिकी विशेषज्ञों की सर्वेक्षण में मदद ली। फिर उसके बाद पिछली सदी के अंत में ये हुआ कि इसको एक बड़े बंदरगाह के तौर पर विकसित किया जाए। एक तटीय नगर है और ये इसके साथ एक बड़ी बात ये जुड़ी हुई है कि डीपेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। ग्वादर जो है पूरी दुनिया में सबसे गहरा पत्तन या बंदरगाह है। ड्यूटी फ्री पोर्ट और फ्री इकोनॉमिक जोन के तौर पर इसको विकसित किया गया है और कराची और पोर्ट कासिम के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर कोई है तो वो ग्वादर है। ग्वादर जिसे ओमान के सुल्तान से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक बड़ी रकम देकर खरीदा और चीन के सहयोग से विकसित किया, वो एक पाकिस्तान के लिए कारून का खजाना जिसको बोलते हैं ना, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और जियोपॉलिटिकल दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से बहुत मायने रखता है। अब हम कुछ चीजों पर आए तो ये जो समुद्री शिपिंग और तेल व्यापार का जो कारोबार है उसमें क्रॉस जंक्शन की अहमियत है ग्वादर बंदरगाह की। अब जब आप चाबहार की बात करते हैं तो चाबहार भी भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसके जरिए भारत ईरान के रिश्तों को तो बल मिलता ही मिलता, बल्कि भारत के लिए एक बड़े क्षेत्र में कारोबार करने में सुविधा होता। लेकिन चाबहार और ग्वादर की तुलना करें तो चाबहार परियोजना ग्वादर के मुकाबले बहुत छोटी परियोजना है। चीन को ग्वादर से जितने लाभ हो सकते हैं, अभी सिर्फ हम कारोबार की ही बात करें, या मुमकिन है कि देर सवेर ग्वादर पर चीन को नौसैनिक अड्डा बनाने की भी छूट पाकिस्तान दे दे अपने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों और भारत से जो परंपरागत दुश्मनी है उसके तहत, तो चीन के लिए सोने में सुहागा होगा। और भारत की जिस तरह से नाकेबंदी हो जाएगी वो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। और तो ये अभी इससे लाभ किसको होगा? सिर्फ चीन और पाकिस्तान को लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया के देशों, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे देशों को लाभ होगा। और चीन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण चीन सागर या मलक्का से होकर उसको जो इस तरफ आके व्यापार करने की मजबूरी थी, करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी अब उसकी घट के 3,000 किलोमीटर रह जाएगी। और सिंचियांग के जरिए वो सीधे ग्वादर बंदरगाह आकर मध्य एशियाई देशों और यूरोप तक उसकी जो पहुंच जो है उसका खर्चा कम होगा, उसको सुविधा होगा, उसको समय कम लगेगा और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और तमाम कारणों से उसको लगभग 45 वर्षों की लीज पर ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान ने दिया है और उसने बड़ी मात्रा में वहां पर पूंजी निवेश किया है। तो चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह एक नेमत की तरह है और भारत को चीन पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को देखते हुए, चीन और पाकिस्तान के अतीत में भारत के प्रति कड़वाहट और आक्रमणों को देखते हुए इस बात पर गौर करना चाहिए कि ग्वादर का नक्शे पर उभरना भारत के लिए कितना चिंतनीय और कितनी मुसीबत का सामान जुटा सकता है। आदिजीत जी। जी, आपने विस्तार से गवादर, क्योंकि गवादर से गिलगिट और बल्किस्तान जो हमारे पीओके के भी जो पार्ट हैं, उससे भी बेल्ट रोड ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जो चाइना ने बनाया, जिस पे उसने अतिक्रमण किया भारत की धरती पर, वो सब गवादर पोर्ट की तरफ ही जाते हैं। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना
तिब्बत से लेके गवादर तक का पूरा रास्ता खुल जाएगा। हालांकि इसमें तमाम राजनीतिक समस्याएं जो भारत बनी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। भारत और चीन की जो घोषणाएं हैं उसके बाद मोदी और शी जिनपिंग की जो द्विपक्षीय बैठक हुई, जो 5 साल में पहली बार हुई। आपको याद है 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद से जमे हुए संबंधों में पुनर्जीवित करने का पहले कदम के रूप में देखा गया। हमारे मीडिया ने भी तमाम तौर से दिखाया कि ये मीटिंग देखिए बहुत अच्छी है, और भारत ने क्वाड 4 में अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते बना लिए हैं, और अब चाइना के साथ भी वो द्विपक्षीय बैठक कर रही है। उस बैठक के बाद की कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोदी शी की जो बायलैटरल या द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी, चीनी और भारतीय एक दूतावास के बयानों में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने सीमा समझौते का संदर्भ दिया, जबकि चीनी बयान में केवल महत्वपूर्ण प्रगति की बात की गई। उसमें गश्त पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ राइटिंग में नहीं है। हालांकि इंडियन मीडिया में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, गश्त संधि हो गई है, बफर जोन बनाया जाएगा, 2-2 किलोमीटर लोग पीछे हट जाएंगे। शी जिनपिंग ने सीमा समझौते का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है, कैटेगोरिकली मैं ये बात कह रहा हूं। और बीजिंग ने गश्त व्यवस्था का भी उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो ना उसने बात की है सीमा समझौते को लेकर, ना गश्त की व्यवस्था को लेकर, और समाधान योजना के संदर्भ की व्याख्या एलएसी समझौते की पुष्टि के रूप में की गई है। जब से संकट शुरू हुआ है, दिल्ली का रुख यह रहा है कि वो सीमा गतिरोध हल नहीं हो जाता तब तक समग्र द्विपक्षीय संबंधों में हमेशा की तरह कारोबार नहीं हो सकता। ये हमारा स्टैंड था, और बीजिंग का रुख जो रहा है वो ये रहा है कि सीमा मुद्दे पर द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वो बिजनेस एज यूजुअल की बात कर रहे हैं, और हम गश्त की बात कर रहे हैं, हम अपने जो सीमा समझौते का मामला है उस पर बात कर रहे हैं। तो दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। जिसको कहते हैं ना कि एक तरफ आसमान है और दूसरी तरफ समुद्र है, और दोनों का मिलान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में अगर चीनी वक्तव्य में बात करें तो उतना ही कहा गया है, जो मैं फिर से कोट अनकोट कर देता हूं, ये हमारे दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के मौलिक हित में है। ये बात चाइना कहता है। वे इतिहास की प्रवृत्ति और द्विपक्षीय संबंधों की सही दिशा में बनाए रखने के लिए उन्हें एक दूसरे के बारे में ठोस रणनीति धारणा बनाए रखनी चाहिए, और बड़े पड़ोसी देशों के लिए सद्भावना पूर्ण रहने और साथ साथ विकास करने के लिए सही और उज्जवल मार्ग खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि बड़े पड़ोसी देश हम हैं, हमारे साथ सद्भावना रखेंगे तो बिजनेस एज यूजुअल रहेगा। जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं जिनको हम आयात निर्यात करने देते हैं, वो आयात हमारा लाइन खुली रहनी चाहिए, और सीमा समझौते और गश्त समझौते को बिजनेस से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। भारतीय रीड आउट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे जो प्रतिनिधि ने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को प्रबंधन की देखरेख करने और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान तलाशने के लिए की जरूरत है। अब आप ये बताइए कि एक तरफ तो हमारा दूतावास या हमारे प्रतिनिधि कुछ और कह रहे हैं, और चाइना बिजनेस एज यूजुअल की बात कर रहा है कि आप इंपोर्ट करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको एज बिजनेस देखिए। इसको सीमा समझौते को और गश्त समझौते को एक किनारे छोड़ दीजिए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए आत्मजीत जी, आपने भारत चीन के बीच कारोबार की बात कही और उसमें असंतुलन की बात कही। लगभग 100 मिलियन आपने जो आंकड़ा दिया था उसका आयात, और उसके मुकाबले 5, हाँ, उसके मुकाबले 5 मिलियन का निर्यात, यानी कितना असंतुलन है। भारत और चीन दोनों लगभग एक साथ ही आजाद हुए थे, 1948 और 1947। दोनों का अमृत काल चल रहा है, लेकिन आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले 5 गुनी बड़ी है। चीन की जल सेना और चीन की वायुसेना, वो थल सेना, दोनों विश्व में सबसे बड़ी सेनाएं हैं। अगर चीन शक्तिशाली नहीं होता तो आप ये मानकर चलिए कि हांगकांग, जो ब्रिटेन को 99 वर्षों की पट्टे पर दिया गया था, उसको सन
1999 में चीन को ब्रिटेन सौंपता नहीं। तो ये चीन का शक्तिशाली होना ही है कि ब्रिटेन ने चू चौपड़ नहीं की और चुपचाप हांगकांग उसको सौंप दिया। तो चीन एक महाशक्ति है। निश्चित ही भारत या चीन के संबंध हो या किन्हीं दो देशों के बीच, पड़ोसी देशों के बीच संबंध हो, संबंधों का अच्छा होना, शांति और सद्भाव होना हर लिहाज से न सिर्फ उन दो देशों के लिए बल्कि विश्व के हित में होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या चीन ने अपना रवैया, अपनी विस्तारवादी नीतियां, अपनी आक्रामक रणनीति छोड़ दी है? अगर चीन बदनीयत से ही हमारे साथ हाथ दोस्ती का बढ़ाता है तो क्या हमें उसको हाथ को थामना चाहिए? मुझे लगता है कि रूस की आड़ लेकर, भारत रूस के अच्छे संबंधों की आड़ लेकर चीन ने जिन मुद्दों पर भारत को विरोध दर्ज करना था उस पर भारत के होंठ सिल देने में कामयाबी पाई है। अब पाकिस्तान के प्रवेश के लिए जिस तरीके से चीन और रूस मिलकर कोशिश कर रहे हैं, और अगर ब्रिक्स में पाकिस्तान का प्रवेश होता है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत को कुल जमा क्या हासिल होगा। तो मुझे लगता है कि चीन के विस्तारवादी रवैये का कहीं ना कहीं भारतवर्ष को विरोध दर्ज करना चाहिए था, प्रतिवाद करना था, उसको कहना था कि हम चीन से मैत्री चाहते हैं, लेकिन चीन का विस्तारवादी रवैया, भारतीय सीमा में अतिक्रमण और सैनिक जमावड़ा कहीं से भी भारत को स्वीकार नहीं है। भारत ने, मुझे लगता है कि गलती की है। सिर्फ दोस्ती के लिए दोस्ती करना, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं होता है। जहां तक राजनीति की बात है, आपने दोनों हम नाम हैं, व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, थोड़ा उच्चारण का फर्क है, वो व्लादिमीर हैं, ये वोलोदिमीर हैं, तो इतना सा अंतर है। आप दोनों से एक साथ गले मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि दोनों व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से अपना दोस्त या शुभचिंतक या हितैषी स्वीकार नहीं करते हैं जिस तरह से आप उनसे उम्मीद करते हैं। इसी तरह से आप एक साथ इजराइल और ईरान, जो परस्पर जानी दुश्मन है, उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। आपको ये तय करना होगा कि आपको किसके साथ कितने कदम आगे बढ़ना है, किसके साथ कारोबारी रिश्ते रखने हैं, किसके साथ सामरिक हितों के तहत रिश्ते बनाने हैं। सारा गेम गुडी गुडी नहीं हो सकता है। आप सबको दोस्त बनाने के चक्कर में उन दोस्तों को भी गवा देते हैं जो दुख में, संकट में, मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे थे। क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत नाजुक चीज होती है, उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के सम्मेलनों में पूरी तैयारी से भारत को जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को कहीं भी तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। आत्मजीत जी। जी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था, जब 2021 में अतिक्रमण हुआ विस्तारवादी योजनाओं के तहत, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, और अभी भी उसी डिनायल में ये जो संधि या समझौता कह लीजिए या द्विपक्षीय बैठक हुई है या बायलैटरल मीटिंग हुई है, इसके कई मायने निकलते हैं। कल हमने इस पे डिस्कशन किया था और आज हमने उसका दूसरा पक्ष रखा है। मुझे गालिब की वो 2 पंक्तियां आपकी बात सुनकर याद आती हैं कि मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि भले ही यात्रा चुनौतियों और चक्रों से भरी हो, लेकिन अपने लक्ष्य की खोज जरूरी है। सच्ची विफलता गलत कदमों में नहीं बल्कि यात्रा सही दिशा में करने से ही निहित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सक्सेना जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।